नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक 1 के इस नए वीडियो में। और ये वीडियो में हम क्विज 2 का एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये वीडियो क्विज 2 के लिए है और इसमें हम स्टैटिस्टिक 1 की एक पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। और चलिए फिर बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। और मैं स्टैटिस 1 का निकालता हूँ पेज कि ये है स्टैटिस्टिक 1। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 15। ओके, टाइम 1 घंटे का मिलेगा। आइए देखते हैं हम कितना टाइम में कर पाते हैं। मैं एक क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद एक पॉज दूंगा छोटा सा। आपको अगर सही तरीका यह है कि आप वहाँ पर वीडियो को पॉज कर दें और पेपर पेन लेके बैठें और उसके साथ ही साथ आप क्वेश्चन को एक ट्राई दें। जब आप एक क्वेश्चन को ट्राई देंगे उसके बाद सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ अप्रोच में प्रॉब्लम हो रही है। ओनली वीडियोस उसी टाइम देखें जब बिल्कुल लास्ट में, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है देख करने का तो आप इसको अब बिंज वॉच करें। अदरवाइज आप खुद से पेपर पेन से सॉल्व ज़रूर करें। तो मैं चलता हूँ, पहला क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, पहले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए ये पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 5 डार्क चॉकलेट एंड 3 मिल्क चॉकलेट, 3 chocolates are to be selected randomly without replacement. In how many ways can the chocolates be selected such that at least one dark chocolate is selected? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉक्स है, उसमें 5 डार्क चॉकलेट हैं, 3 मिल्क चॉकलेट हैं और 3 चॉकलेट को सेलेक्ट करना है रैंडम। ठीक, तो कितने तरीके से हम चॉकलेट को सेलेक्ट कर सकते हैं सच दैट कि एटलीस्ट एक डार्क चॉकलेट उसमें आए? ऐसे कितने तरीके का सिलेक्शन हो सकता है? हम्म तो ये काउंट करना है। आंसर भी आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर वीडियो को आप पॉज करें और खुद से एक बार ट्राई करें कैसे हो। तो होप आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा। तो मैं चलिए ट्राई मैं कोशिश करता हूँ उसको सॉल्व करने की। तो फ्रॉम ए बॉक्स कह रहा है कि बॉक्स के अंदर जो है क्या डेटा है आपके पास? 5 जो है वो डार्क चॉकलेट है और 3 जो है वो मिल्क चॉकलेट है। मिल्क चॉकलेट, और आपको सेलेक्ट करना है, इसमें से 3 चॉकलेट सेलेक्ट करना है। और वो कह रहा है कि कितने तरीके का सिलेक्शन हो सकता है सो दैट कि एटलीस्ट एक डार्क चॉकलेट इसमें आए। हम्म, तो 2-3 तरह के केस बनेंगे। एक डार्क चॉकलेट एटलीस्ट कह रहा है, मतलब एक डार्क चॉकलेट प्लस 2 मिल्क चॉकलेट, एक ये हो सकता है केस। दूसरा केस होता है 2 डार्क चॉकलेट प्लस 1 मिल्क चॉकलेट। और तीसरा हो सकता है टोटल 3 डार्क चॉकलेट। 3 सिलेक्शन करना है, 3 चॉकलेट चूज करना है। तो हम हर सिलेक्शन का जो है अलग अलग नंबर निकालेंगे, टोटल ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो हम ये देखते हैं, फर्स्ट डार्क एक डार्क चॉकलेट एंड 2 मिल्क चॉकलेट, 1 + 2 का कितना होगा? तो टोटल 5 डार्क चॉकलेट है, तो एक उसमें चूज करना है 5 5 चूज 1 इंटू 2 मिल्क करना है, 3 चूज 2। ये कितना होगा? ये होगा 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट आता है 2 डार्क प्लस 1 मिल्क। ये क्या होगा? 5 चूज 2 इंटू 3 चूज 1, और ये कितना होगा? 5 चूज 2 हो जाएगा 10। ओके, इंटू 3 चूज 1 होगा 3, ये होगा 30। नेक्स्ट है 3 मिल्क चॉकलेट, और टोटल 3 डार्क चॉकलेट, सॉरी 3 डार्क चॉकलेट टोटल। तो 3 डार्क चॉकलेट क्या होगा? 5 चूज 3, और ये कितना होगा? ये होगा 10। तो कितना हो गया? 55। 55 इज द आंसर। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है। देखिए ये एक स्टेप वाइज क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें अगर आपको पार्सली नंबर भी मिलता है अगर जितने स्टेप्स आपने सही किए हैं। तो इसमें कह रहा है सेलेक्ट द स्टेप्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस दैट यू विल यूज फॉर द सिलेक्शन ऑफ चॉकलेट। क्या क्या आपने ऑप्शन यूज किया? सिलेक्शन ऑफ चॉकलेट्स विल अकर साइमल्टेनियसली या नॉट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली हुआ, एक साथ हमने सारे चॉकलेट सेलेक्ट किए। ओके, ये ऑप्शन सही है। विद रिप्लेसमेंट था या विदाउट रिप्लेसमेंट था? विदाउट रिप्लेसमेंट था। ऑर्डर मैटर कर रहा है कि नहीं? ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सपोज अंकित हैज टू एम्प्टी पेन बॉक्सेस which are to be filled by 3 pens. In how many ways can the box be filled with pens such that none of the box remains empty? अंकित के पास दो एम्प्टी पेन बॉक्स है, खाली पेन के डिब्बे हैं, और उसके पास 3 पेन है। 3 पेन को इसमें बॉक्स में रखना है। कितने तरीके से रख सकता है जिससे कि कोई भी बॉक्स खाली खाली ना हो? तो आप बताइए, वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेट करिए, फिर आइए सोल्यूशन पे। तो होप आपने ट्राई किया होगा। तो इसमें अगर आपको सिंपल अगर दिमाग लगाना है तो आप 3 पेन है, 2 बॉक्स हैं, खुद से ट्राई मार सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये होगा, ये मान लेते हैं बॉक्स ए है, ये बॉक्स बी है। तो बॉक्स ए में 1 पेन आए क्योंकि कोई किसी बॉक्स को खाली खाली नहीं रखना है, एंड बॉक्स बी में 2 पेन आए। तो इसमें एक और इसमें 2 पेन आने के कितने तरीके हो सकते हैं? पेन बदल बदल के आप रख सकते हैं। तो 3 पेन है तो एक पहली बार एक को रखें, दूसरा दूसरा के, तीसरा तीसरा के, ऐसे टोटल 3 तरीके होंगे। एक पहले में एक, दूसरे में 2। नेक्स्ट ऑप्शन होगा पहले में 2, दूसरे में 1। तो इसमें भी 3 ऑप्शन आएंगे, बदल पेन चेंज कर करके आप। तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 6 ऑप्शन होंगे इसको रखने के। दूसरा तरीका, ये जो सोल्यूशन आया है इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आया। वैल्यू तो वही है, फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक पेन के पास, आपके पास एक पेन को रखने के आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप ए में रख सकते हो या बी में रख सकते हो। तो एक पेन के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। तो 3 पेन के लिए जो है आपके पास 2 × 2 × 2, यानी कि 2⁻³ ऑप्शन हो गए। तो जो है 3 पेन को 2 बॉक्स में रखने के लिए आपके पास 2⁻³ ऑप्शन है। लेकिन लेकिन 2 चांस ऐसा आएगा, जब एक चांस ऐसा आएगा जब कि तीनों पेन को आपने बॉक्स ए में डाल दिया है, वो इसमें बॉक्स बी खाली हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन चांस ये आएगा जब तीनों पेन को आपने बॉक्स बी में डाल दिया है, उसमें बॉक्स ए खाली हो जाएगा। तो ये 2 चांस ऐसे आएंगे जिसमें एक एक बॉक्स खाली रहेगा, इसको आपको माइनस कर देना है। तो 2⁻³ - 2, इसलिए इस फॉर्म में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें 2 चांस ऐसे आएंगे जिसमें एक एक बॉक्स खाली रहेगा, उसको आप माइनस कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो यहाँ पर एक कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन लिखा गया है, r इंटू 2n+2 फैक्टोरियल प्लस 2r इंटू 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल प्लस 3r इंटू 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल, ऐसे करके n r तक है। यहाँ पर n की वैल्यू 10 है और r की वैल्यू 1 है। आपको इसका कैलकुलेशन करना है। आंसर आपको दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दें और खुद से पेपर पेन पे पहले एक बार ट्राई करें इसको सॉल्व करने का, उसके बाद आए यहाँ। तो होप आपने ट्राई कर लिया होगा। हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, उसको हम पहले बाहर कर लेते हैं। जैसे 2n+2 फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल सभी में है, इसको बाहर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2n+2 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड 2n फैक्टोरियल, और r भी सब में है, एन आर है ना, r और इसमें 2r, इसमें 3r। तो r भी कर लेते हैं, कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, r की जगह पर 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट पोजीशन पर, फर्स्ट नंबर जो है हमने पूरा कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट नंबर पे 1 आ जाएगा, सेकंड पे 2, थर्ड पे 3, ऐसे करते करते n तक आए। ओके, अब यहाँ पर देखो 2n+2 फैक्टोरियल, नीचे 2n फैक्टोरियल है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो रेस्ट बच जाएगा वो हो जाएगा 2n+2 एंड 2n+1। अगर हम इसको बाहर निकाल देंगे तो बचेगा फिर 2n फैक्टोरियल, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटू r।
और ये देखो ये n नंबर का सम है। n नंबर का सम क्या होता है? होता है n इंटू n प्लस 1/2। ओके ओके। तो एक काम और करते हैं, 2n प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2n प्लस 2 में से भी 2 कॉमन ले लो, ये हो गया n+1 और ये 2n2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक। अब हम n और r की वैल्यू रख देते हैं। n इज इक्वल टू 10 है, r इज इक्वल टू 1 है, तो ये हो गया 11 इंटू 22 1 23 और r की वैल्यू 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 10 इंटू 11। तो ये क्या हो गया 11 इंटू 11 हो गया 121 इंटू 23 इंटू 10। तो 121 इंटू 23 हमें कैलकुलेट करना होगा। 121 मल्टीप्लाई 23 और ये होता है 2783। आंसर क्या है? नो नो नो, आंसर ये 25410। तो कहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ तो गड़बड़ तो यही हो रहा है ना। यहाँ पर हमारा 10+1 11 होगा और यहाँ पर 10 × 2 20 एंड +1 21 होगा। हमने 23 किया है, ये गड़बड़ किया है, 21 होगा। तो 121 × 21, इस तरह की कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे अक्सर हो जाती है, होप आप ये नहीं करोगे। 121 मल्टीप्लाई 21 2541 एंड 10 जीरो हो जाएगा, 25410 25410। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कह रहा throwing a 4 with one unbiased die and throwing a sum of 8 with two independent rolls of an unbiased die, which of these events has the least probability? इसकी लीस्ट प्रोबेबिलिटी है। एक डाइस को, पेयर डाइस हैं दोनों, अनबायस्ड डाइस है। तो एक इवेंट है कि हमने उसमें 4 लाना है और दूसरा इवेंट है कि हमें 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, हमें टोटल 8 लाना है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी कम है, किसकी ज़्यादा है, वो बताना। तो अब वीडियो को पॉज करो और खुद से करो। तो होप आपने खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा। तो हमें पता है कि 4 लाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 4 की प्रोबेबिलिटी होगी, अनबायस्ड डाई है, डाइस पे 6 नंबर होते हैं, तो 4 की होगी 1/6। अब थ्रोइंग ए सम ऑफ 8 विद 2 इंडिपेंडेंट रोल्स ऑफ अनबायस्ड डाई। तो 2 इंडिपेंडेंट रोल्स ऑफ एन अनबायस्ड डाई, एक अनबायस्ड डाइस का हमें 2 रोल करना है। सम, throwing a sum of 8 with 2 independent rolls ऑन बैट। तो मतलब हम एक डाइस को 2 रोल्स करना है और हमें 8 लाना है सम। तो कितनी तरह के आउटकम हो सकते हैं? सैंपल साइज क्या होगा? सैंपल साइज हमारा क्या होगा? जब हम एक डाइस को 2 बार हमें रोल करना है, मतलब समझ लीजिए ये इक्वल टू 2 डाइस को रोल करना हो गया, तो ये होगा टोटल सैंपल साइज आपका 36 होगा। 6 × 6। तो ठीक है, क्योंकि एक बार एक आएगा, दूसरी बार 2 आ सकता है, तीसरी बार 3 आ सकता है, फिर एक के साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5 ऐसे आ सकता है। फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, इसे 6 के साथ 6 बार 6 आ सकता है, यानी कि टोटल 36 आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं जब 2 बार आप रोल करोगे अनबायस्ड डाई को। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 8 आने के फेवरेबल आउटकम क्या-क्या होंगे? आपके फेवरेबल आउटकम जो हैं कौन-कौन से होंगे? आपको 8 लाना है तो ये हो सकता है 2 एंड 6, 3 एंड 5, and 4 and 4 and 5 and 3 and 6 and 2। तो कितने आउटकम हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो आपका जो हो गया प्रोबेबिलिटी हो गया 5/36। ओके, तो कंपेयर करो 5/36 एंड 1/6 में। 1/6 को अगर हम डिनोमिनेटर 36 बना दें तो ये हो जाएगा 6/36। तो सबसे लोअर जो हो गया वो 5/36, यानी कि ये 8 वाला जो है ये आपका प्रोबेबिलिटी कम होगी और 4 वाले की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। यानी कि इवेंट बी पूछ रहा है कि लीस्ट प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट बी की होगी लीस्ट प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले।
Here is the next question. X contains observation of the speed of a car and Y contains the observation of the speed of another car. And it is noted that each observation of Y is 2 times each observation of X. If the sample variance of X is 64, then calculate the sample covariance between X and Y. सैंपल कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई निकालना है। कह रहा है कि एक्स में जो है हम एक्स एक वेरिएबल है जिसमें हम एक कार की स्पीड को मेजर कर रहे हैं और वाई कर में दूसरे कार की स्पीड मेजर कर रहे हैं। तो वाई में जो स्पीड है वो एक्स के डबल है, 2 टाइम्स है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सैंपल वेरिएंस एक्स का 64 है, ये आपको बता दिया। अब पूछ रहा है एक्स एंड वाई का सैंपल कोवेरियंस पूछ रहा है, वो बताइए। तो आप वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो। तो होप आपने ट्राई किया होगा। अब चलते हैं हम इसका सोल्यूशन करते हैं कैसे होगा। तो क्या क्या चीज़ें दी हैं देख लेते हैं। ये दिया है कि पहली बात की y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। फिर दिया है x का सैंपल वेरिएंस। तो x का सैंपल वेरिएंस मतलब सैंपल वेरिएंस ऑफ x जो है वो है, क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा इसका, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड n माइनस 1। सैंपल वेरिएंस की बात हो रही है, n माइनस 1 होगा। तो ये कितना है, ये है 64। ओके ओके, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लिया जाए क्योंकि पेज की ज़रूरत पड़ेगी हमें, ब्लैंक पेज की। तो पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक। अब वेरिएंस ऑफ y क्या होगा, ये होगा सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड n माइनस 1। ओके, और ये कितना होगा, इसमें x में y के लिए जो है x का डबल है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो वेरिएंस में जो है उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 64 हो जाएगा इसका वेरिएंस। और ये हो जाएगा 4 4 जो 16 256। ओके ओके, तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कामा वाई होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड n माइनस 1, ठीक है। तो हम इसको अगर इक्वेशन 1 बोलें और इसको इक्वेशन 2 बोलें और हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हमें मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें क्या मिलेगा, सिग्मा वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू, इधर ये देखो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर पर n माइनस 1, इधर हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड n माइनस 1 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 64 इंटू 256। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड n माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, सबका स्क्वायर है तो इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, और इसको हम चेंज कर दें तो ये है 8 का स्क्वायर और ये है 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ध्यान देखो, ये कोवेरियंस का फार्मूला यही होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इंटू 16 स्क्वायर। सो यहाँ से कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई हो जाएगा 8 इंटू 16, 48, 4 8 से 12, 128 आएगा आंसर। क्या है आंसर, 128 है, ठीक। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ वी हैव ऑब्जर्वेशन 30, 25, 35, 40 एंड 45, देन फाइंड द पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ द डेटा। पॉपुलेशन वेरिएंस पूछ रहा है, डेटा आपके सामने है, वीडियो को पॉज करिए, खुद से कैलकुलेट करिए। तो होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके, तो वेरिएंस का फार्मूला हमने देख लिया, पिछले क्वेश्चन में पता है हमें क्या क्या निकालना है, तो हम निकालते हैं। पहले हमें एक्स बार निकालना होगा, तो एक्स बार क्या होगा, 30 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 डिवाइडेड 5, ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया, और ये 30, 90, 90 प्लस 85, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 85 हो जाएगा 175/5, और ये हो जाएगा 35, 35 हो गया एक्स बार। तो हम कैलकुलेट करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, एंड इधर करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30 माइनस 35 इज इक्वल टू -5, then 25 minus 35 is equal to -10, then 35 minus 35 is equal to 0, then 40 minus 35 is equal to 5, then 45 minus 35 is equal to 10। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 100, 0, 25, 100, टोटल कितना हो जाएगा 250। ओके, डिवाइडेड, ये हमारा है पॉपुलेशन वेरिएंस पूछा है, तो डिवाइडेड n यानी कि 5, ये हो जाएगा 50। ओके, करेक्ट, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब मीनिंग कोई मायने नहीं रखता, कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड्स मद्रास विदाउट रिपीटिशन, हमें रिपीटिशन नहीं करना है लेटर्स का, सच दैट द अल्फाबेट डी ऑक्यूपाइज द थर्ड पोजीशन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते समय डी जैसे अभी थर्ड पोजीशन पे है, इसकी पोजीशन यही होनी चाहिए डी की। कितने ऐसे वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर्स से, तो आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, होप आपने ट्राई किया होगा। तो इसमें हम 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 6 पोजीशन है, 6 लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसमें हमें थर्ड पोजीशन पे डी को फिक्स कर देना है, तो डी को हमें मूव नहीं करना है। अब हमारे पास 5 प्लेसेस बचे, इसमें लेटर्स हैं हमारे, एम है, ए है, आर है, ए है, एस, यहाँ पर ए डबल है। ठीक है, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 लेटर्स हैं, तो 5 में से हम यहाँ पर कोई भी सा भी रख सकते हैं। यहाँ पे 5 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। आपको पता है 5 लेटर्स को अरेंज करने के टोटल फैक्टोरियल 5 वेज होते हैं, लेकिन यहाँ पर ए डबल रिपीटेड है, तो इसको हम फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड फैक्टोरियल 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 60, 60 आएगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेप्स पूछ रहा है, क्या क्या स्टेप्स आपने फॉलो किया। सिलेक्शन ऑफ लेटर्स विल अकर साइमल्टेनियसली, ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके, ऑर्डर इसमें मैटर कर रहा है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन सही हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, देखो ये क्या क्वेश्चन है, कह रहा है कि द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12। एक रेक्टेंगल का जो लंबाई और चौड़ाई का जो टोटल है वो 12। Find the probability that the area of the rectangle is not less than 3/4 times the greatest area possible for the rectangle। मतलब इस रेक्टेंगल का जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एरिया हो सकता है उसका 3/4 से एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज नॉट, कम नहीं होना चाहिए, 3/4 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ। ओके, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करो, कुछ चीज़ें इसमें मिसिंग है
जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो मुझे पता चला, एक चीज़ तो ये मिसिंग है कि इसमें पहली बात की जो भी आपके नंबर्स होंगे वो इंटीगर में होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 में होंगे, कोई पॉइंट वैल्यूज नहीं होंगी, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान देना है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर नॉट लेस देन लिखा है, इसके जहाँ पर होना चाहिए मोर देन 3/4 टाइम्स होना चाहिए। नॉट लेस देन का मतलब होता है इक्वल टू और मोर देन, जबकि इक्वल टू इसमें काउंटेड नहीं है, मोर देन के लिए ही ये आंसर सुटेबल है। तो आंसर के हिसाब से इसमें या तो मोर देन 3/4 टाइम्स होना चाहिए या नॉट लेस देन और इक्वल टू इसमें यूज करना चाहिए। खैर, अब वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करो, फिर डिस्कस करें। तो आपने खुद से ट्राई किया होगा। देखिए यहाँ पर हिंट दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज मैक्सिमम एंड लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड। तो जब लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी तो एरिया मैक्सिमम होता है। तो हमारा जो है टोटल हमें 12 रखना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 रखना है। और हमें अगर ए और बी को इक्वल करना है तो ये हो सकता है 6 + 6 हो सकता है, जो कि 12 हो, इक्वल रखेंगे तो ओके। तो यहाँ पर 6.6 हो सकता है जब लेंथ है, बट तो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो एरिया इज इक्वल टू मैक्सिमम एरिया, मैक्स एरिया जो है हो जाएगा 6 × 6 इज इक्वल टू 36 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो कह रहा है कि द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज नॉट लेस देन 3/4 टाइम्स। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें जो डिजायर एरिया है वो क्या है, डिजायर्ड एरिया हमें है 36 का 3/4 निकाल लो, 36 × 3/4 ये हो जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए डिजायर्ड, ठीक है। Correct. The sum of the length of the breadth rectangle is find the probability that the area of the rectangle is not less than 3/4 times the greatest area possible for this rectangle. तो हमें निकालना है। तो अब ये देखना है कि क्या क्या ऑप्शन लेंथ एंड ब्रेड्थ में आपके पास हो सकते हैं। तो अगर हम शुरू करते हैं 1 से, तो अगर हमारा एक 1 है तो दूसरा हो सकता है 1 एंड 11 हो सकता है, फिर हो सकता है 2 एंड 10, 3 एंड 9, 4 एंड 8, 5 एंड 7 एंड 6 एंड 6। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो फिर से यही चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, 7 एंड 5, 8 एंड 4। तो ये ऑप्शन है आपको टोटल 12 लाने के लिए, क्योंकि आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ का सम जो है 12 लाना है। तो यहाँ पर हमने इंटीगर वैल्यू ली, इसलिए मैंने कहा था कि इसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं है, इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए, इसमें सिर्फ इंटीगर वैल्यूज हैं। ओके, तो अब हम ये देखते हैं, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो हमारे जो सैंपल साइज हो गया वो 1 2 3 4 5 6 हो गया, सैंपल साइज हमारा 6 हो गया। एंड फेवरेबल आउटकम कौन सा होगा, फेवरेबल आउटकम होगा जब हमारा एरिया जो है मोर देन 27 हो, 3/4 से लेस नहीं होने का मतलब 3/4 से ज़्यादा। तो हम एरिया निकालते हैं, इस केस में एरिया क्या होगा, इस केस में एरिया होगा 11, इसमें होगा एरिया 20, इसमें होगा 27, इसमें होगा 32, इसमें होगा 35 और इसमें होगा 36। तो जो हमारा 27 से ज़्यादा होना चाहिए एरिया, 27 आया था, 27 से ज़्यादा है 1 2 3, तो फेवरेबल आउटकम हमारे 3 है, 3/6 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 1/2 प्रोबेबिलिटी है जिसमें एरिया जो है 27 से ज़्यादा है। 1/2 10 4 8 5 7 और 6 6 ये पॉसिबल है जब जब एरिया हमारा इसके 3/4 एंड 27 से ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए सेल्समैन वांट्स टू सेल टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, द चांसेस ऑफ हिम सेलिंग द प्रोडक्ट्स ए एंड बी आर 30% and 70% respectively. The two products can be sold independently. Given that he is able to sell at least one product, what is the probability that the product A has been sold? Enter the answer correct with 2 decimal accuracy. कह रहा है कि एक सेल्समैन है जो कि 2 प्रोडक्ट को बेचना चाहता है, उसके पास ए और बी 2 प्रोडक्ट। द चांसेस ऑफ हिम सेलिंग द प्रोडक्ट ए, जो प्रोडक्ट ए को बेच पाए इसकी जो चांसेस है 30%, और बी को बेच पाए इसके चांसेस है 70%। द टू प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली, दोनों प्रोडक्ट जो है इंडिपेंडेंटली सोल्ड किए जा रहे हैं, सोल्ड किए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ
इसका मतलब है कि एक की बेचने से दूसरे का फर्क नहीं पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि एक बिकेगा तो दूसरा नहीं बिकेगा, दोनों साथ में भी बिक सकते हैं। और इंडिपेंडेंट इवेंट जो होते हैं उसमें कुछ ना कॉमन जरूर होता है, इंटरसेक्शन जरूर होता है, आपको पता है। इसका मतलब कि दोनों साथ में भी बिक सकते हैं। करेक्ट, गिवन दैट ही इज एबल टू सेल एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, दिया गया है कि वो एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो बेचेगा ही बेचेगा, ये दिया हुआ है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ए हैज बीन सोल्ड, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आपको पता चले कि प्रोडक्ट बिक गया है तो आपको कैसे पता चलेगा कितना प्रोबेबिलिटी है कि ए बिकेगा, ये आपको निकालना है। तो वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेट करिए। तो होप आपने ट्राई किया होगा। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। हम्म तो इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है सेलिंग का, ए को बेचने का जो प्रोबेबिलिटी है, चांस है 30%, यानी प्रोबेबिलिटी उसकी होगी 0.30। एंड बी को बेचने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो गई 0.70। द टू प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब दो के दोनों भी सकते हैं। करेक्ट, गिवन दैट ही इज एबल टू सेल एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, मतलब वो एक प्रोडक्ट भी बेचा, ये दिया हुआ है कि एक प्रोडक्ट कम से कम बिकेगा ही बिकेगा, मतलब या तो एक बिकेगा या दोनों बिके जाएंगे, दोनों भी सकते हैं, एक भी बिक सकता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ए हैज बीन सोल्ड, तो ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। तो अब कह रहा है कि प्रोडक्ट बिका है तो ए की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये होगा कि प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग सोल्ड, ए बीइंग सोल्ड व्हेन सेल इज डन। तो ये हमें निकालने के लिए हमें ये करना होगा कि इसका क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अमान टोटल सैंपल साइज। सैंपल साइज क्या होगा, सैंपल साइज का मतलब ये हो गया कि हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल साइज इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए और बी दोनों बिके तो उनके यूनियन की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका यूनियन निकालना है। अब चूंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के केस पता होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि उनका जो इंटरसेक्शन होता है उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 0.30 इंटू 0.70, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0.21, 0.21 हो गया। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी जो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना हो जाएगा 0.3 था ए का, 3 प्लस 0.7 माइनस 0.21, तो ये हो जाएगा 3 एंड 7 मिलके 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0.21, और ये हो जाएगा 0.79, 0.79। तो ये इनका यूनियन हो गया, ये हो गया हमारा सैंपल साइज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए सोल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग सोल्ड, ये क्या होगा, ए को बेचने वाले के जो ए का एरिया था वो 0.30 था, एंड जो टोटल बिकने की प्रोबेबिलिटी है 0.79 है ए यूनियन बी का, तो डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड 79। तो कितना होगा 30 डिवाइडेड 79, ये होगा 0.379 या 0.38, 0.38 इज द एक्सेप्टेबल ऑप्शन। क्या आंसर है, देखिए 0.38 इसके बीच में आएगा, 0.34 से 42 के बीच में आएगा। तो यहाँ आपने देखा कैसे हुआ, हमें सैंपल साइज और ए को बेचने की प्रोबेबिलिटी 0.30 है, बी की 0.70 है, और कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट बिका है, एटलीस्ट वन प्रोडक्ट बिका है, तो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि ए डिवाइडेड बाई ये सैंपल साइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों
कि URN A contains 3 white and 5 black ball. 4 balls are transferred to an empty URN B from URN A. From URN B, a ball is drawn at random and is found to be white. What is the probability that out of the 4 balls transferred, 3 are white and 1 is black? ये कह रहा है कि URN N है, जो अर्न N है, इसमें 3 white and 5 black ball है, 3 white है and 5 black ball, ठीक है। और इसमें से हमें अर्न बी में जो है 4 बाल ट्रांसफर करने, 4 बाल इसमें से इसमें ट्रांसफर करने, ठीक है। और फिर अर्न बी से एक बाल निकाला गया जो कि वाइट है, जो कि वाइट है। then what is the probability that out of this 4 ball 3 white ball है and 1 is black ball? इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा रहा है, 3 white and 1 black ball, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो होप आपने ट्राई किया होगा और ट्राई किया होगा, और मुझे पता है थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा है, आपको इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही होगी, और मुझे 99% चांस है कि आपसे नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलो ठीक है, मेरे से भी नहीं हुआ था, फिर मैंने काफ़ी ट्राई करके किया है। तो मैं इसका बताता हूँ सोल्यूशन कैसे होगा। बेस थ्योरम लगेगा इसमें, बेस थ्योरम के क्वेश्चन मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, अगर आपने मेरे एक्टिविटी वीडियोज़ और थ्योरी वीडियोज़ देखे होंगे, तो बेस थ्योरम के लिए मैं पहले उसमें फार्मूला बनाता हूँ, फिर फार्मूले में मुझे क्या-क्या चाहिए वो चीज़ कैलकुलेट करता हूँ और फार्मूले को निकालता हूँ। ओके, तो यहाँ पर बेस थ्योरम क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें एक वाइट बॉल मिला है, तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि 3 वाइट एंड 1 ब्लैक होना चाहिए। तो इसमें जो कॉम्बिनेशन पूछ रहा है 3 वाइट प्लस 1 ब्लैक, मैं इसको ऐसे ही लिखता हूँ, ठीक है, 3 वाइट एंड 1 ब्लैक। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी 3 वाइट प्लस 1 ब्लैक गिवन दैट हमें 1 वाइट मिला है, ठीक, ये प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। देखो मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। तो इसको जब हम बेस थ्योरम के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो फॉर्मूला क्या मतलब, हाँ, वो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन कह लो, फॉर्मूला कह लो, जो भी। तो हमें क्या इसका बनेगा इक्वेशन, ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट व्हेन 3 वाइट प्लस 1 ब्लैक इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट प्लस 1 ब्लैक डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट। और ये जो नीचे वाला होता है ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से निकलता है, मतलब ओवरऑल ये हमें एक वाइट मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो। तो इसमें क्या क्या चीज़ें वैल्यू चाहिए हमें वो हम निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट व्हेन 3 वाइट प्लस 1 ब्लैक इज देयर, क्या होगा, व्हेन 3 वाइट प्लस 1 ब्लैक इज देयर, तो एक वाइट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब 3 वाइट और 1 ब्लैक, मतलब 4 हैं, और टोटल 4 बाल हैं, उसमें से आपको एक वाइट बाल निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 वाइट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/4। ओके, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी 3 वाइट प्लस 1 ब्लैक, ये बॉल होने 3 वाइट प्लस 1 ब्लैक की जो कॉम्बिनेशन है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल में से 4 बॉल चूज करने हैं, तो 3 वाइट एंड 1 ब्लैक हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, तो टोटल सैंपल साइज क्या होगा, पहले सैंपल साइज क्या होगा, हमें 5 3 वाइट एंड 5 ब्लैक यानी टोटल 8 बाल में से हमें 4 बाल चूज करना है, तो 8 चूज 4, तो सैंपल साइज क्या होगा, 8 में से हमें 4 चूज करना है, तो 8 चूज 4, तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 6 5 डिवाइडेड 4 3 2 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 5 2 जा 10 7 जा 70, तो सैंपल साइज हमारा 70 हो गया। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हम 3 वाइट एंड 1 ब्लैक कैसे कर सकते हैं। तो 3 वाइट एंड 1 ब्लैक कैसे कर सकते हैं, तो 3 वाइट एंड 1 ब्लैक करने के लिए हमारे पास 3 वाइट है टोटल, तो हो जाएगा 3 चूज 3 मल्टीप्लाई 5 में से मुझे एक लेना होगा, 5 ब्लैक बाल है तो 5 चूज 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 15 हो जाएगा, 15 नहीं होगा ना, 3 चूज 3 होगा 1, सॉरी 3 चूज 3 होगा 1, मैं कुछ ना कुछ गलती कर ही देता हूँ, 3 चूज 1 होगा,
तो ये हो जाएगा 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 5/70। टोटल सैंपल साइज 70 है, तो 3 वाइट प्लस 1 ब्लैक की जो है फेवरेबल आउटकम आपका बनेगा 3 चूज 3 प्लस 5 चूज 1। ये हो जाएगा 1 to 5, यानी 5 फेवरेबल आउटकम होगा। टोटल सैंपल साइज 70 है, तो प्रोबेबिलिटी 5/70 हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था? नेक्स्ट हमें 1 वाइट बाल को टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल मतलब टोटल कलेक्शन में से हमें अगर 1 वाइट बाल चूज करना है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? टोटल 8 बाल हैं, 5 एंड 3, और एक 3 वाइट बाल है। तो हमें अगर 1 वाइट बाल फाइंड आउट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वाइट का जो होगा वो जाएगा 3/8, क्योंकि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट बाल की कि कितनी होगी प्रोबेबिलिटी। तो टोटल बाल हमारे पास है 5, 3, 8, और उसमें 3 वाइट है, तो वाइट बाल की जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 है निकलने की। ठीक है, फाइंड आउट होने की। अभी सारे वैल्यूज को हम इसमें पुट ऑन करेंगे। तो 1 वाइट और 3, यह है 3/4 है। दिस वैल्यू इज 3/4, एंड दिस वैल्यू इज 3 वाइट एंड 1 ब्लैक, 5/70, 5/70, एंड डिवाइडेड बाई 1 वाइट का है 3/8, तो ये हो जाएगा 8/3 इंटू 8/3। तो कर देते हैं इसको, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 2 जा 8, 2 से कट जाएगा 35, एंड 5 1 जा 5 7 जा 35, तो ये आ जाएगा 1/7, 1/7 आ जाएगा। ओके, 3 से 3 कैंसिल कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, और 2 से काट देंगे 70 को 35, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 1/7 विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the probability of team A, B and C winning a tournament is 4/9, 2/9 and 1/3 respectively. The probability that the winner will be given direct entry to the knockout stage in the next tournament is 3/10 if the team A wins, 1/2 if the team B wins, and 4/5 if the team C wins. Based on the given information, answer sub question. कह रहा है what is the probability that the team will be given direct entry to the knockout stage in the next tournament? Enter the answer correct to 2 decimal accuracy. तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 3 टीम है ए बी सी, तीनों के जीतने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी हुई है। और फिर ये है कि अगर जीत जाते हैं तो उनके नेक्स्ट टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उन 3 टीमों की अलग अलग दी हुई है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम विल गिवन डायरेक्ट एंट्री टू द नॉकआउट स्टेज। तो डायरेक्ट एंट्री नॉकआउट स्टेज मिल जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और आंसर आपको दिख रहा होगा। तो आपको कैलकुलेट करना है, और आप वीडियो को पॉज करें और कैलकुलेशन करें। ये डाटा आपके सामने है। ओके, तो होप आपने ट्राई किया होगा। तो अब चलते हैं सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको निकालना है नॉकआउट स्टेज में जाने की टोटल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकआउट का जो होगा वो हर टीम के जीतने की प्रोबेबिलिटी दिया है और उनके नॉकआउट में जाने की प्रोबेबिलिटी दिया है। तो हर टीम को उसकी रेशियो में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, यानी कि हो जाएगा 4/9 इंटू 4/9 इंटू टीम ए की है 3/10, तो 3/10 प्लस 2/9 इंटू बी का है 1/2, एंड प्लस सी का है 1/3 इंटू 4/5। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 3 3 जा 9, एंड 2 2 जा 4, एंड 2 5 जा 10, 2 2 कैंसिल हो गया, और ये हो गया। तो क्या हो गया, ये बचा 2/15 प्लस 1/9 प्लस 4/15। तो 15 को एलसीएम ले लेते हैं, नहीं 15 नहीं हो जाएगा, 45 एलसीएम होगा। तो हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 9 6 जा 9 4 जा 45 ना, 9 4 जा प्लस 12, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड 45। 22 डिवाइडेड 45 कितना होगा? 22 डिवाइडेड 45
0.488 या 4.49 आ रहा है हमारा आंसर। क्या है देखिए, 0.49 इस रेंज में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, if the team is given direct entry to the knockout stage in the next tournament, what is the probability that the team A has won the current tournament? Enter the answer correct to 2 decimal accuracy। मतलब ये बता रहा है कि अगर उनको नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिल गई तो अब बताओ कि टीम ए जीती, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बताओ। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। ओके, तो आपने ट्राई किया होगा, तो अब चलते हैं, बात करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कर टीम ए हैज़ वोन द करेंट टूर्नामेंट, टीम ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टीम ए की जीतने की जो है विनिंग टूर्नामेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम विनिंग टीम ए की है 4/9, 4/9। तो टीम ए की है प्रोबेबिलिटी, टीम ए की है 4/9। और ये जो आई थी इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी आई थी जीतने नॉकआउट स्टेज में जाने की जो प्रोबेबिलिटी आई थी 22/45, 22/45। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो डिवाइड कर दें 22/45 से, यानी कि हो जाएगा 45/22। ये हो जाएगा 9×5 या 45, और ये हो जाएगा 20/22, यानी 10/11। 10/11 कितना होता है, 10/11 होता है 0.909090। क्या आया है, ओहो कुछ गलत है, कुछ गलत नहीं, टोटली अप्रोच ही हमने गलत कर दिया, टोटली अप्रोच हमने गलत कर दिया है। आपने ट्राई किया है तो अच्छी बात है, चलो फिर से हम इसको ट्राई करते हैं। ये बैच थ्योरम से लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ये कह रहा है कि इफ द टीम इज गिवन डायरेक्ट एंट्री टू द नॉकआउट स्टेज इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम ए हैज वोन द करेंट टूर्नामेंट। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है टीम ए हैज वोन गिवन दैट टीम गॉन इन नॉकआउट स्टेज। ओके, तो इसके जो फॉर्मूला बनाएंगे क्या हो जाएगा, इक्वेशन अगर बनाएंगे बैच थ्योरम के लिए तो इसका आएगा प्रोबेबिलिटी नॉकआउट स्टेज गिवन, नॉकआउट स्टेज में जाने की व्हेन प्रोबेबिलिटी व्हेन ए इज विनिंग, इफ ए इज विनिंग तो नॉकआउट स्टेज में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकआउट, टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकआउट। तो ये क्या होगा, व्हेन ए इज विनिंग तो नॉकआउट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ए इज विनिंग तो नॉकआउट में जाने की प्रोबेबिलिटी है 3/10। तो ये हो जाएगा 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की विनिंग क्या है, ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी है 4/9। ओके, 4/9 देन डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉकआउट, जो टोटल प्रोबेबिलिटी ने नॉकआउट की निकाली थी 22/45। तो ये हो जाएगा 45/22 इंटू 45/22। तो अब इसको करेंगे तो 9×5 = 45 एंड 5×2 = 10 एंड 2×2 = 4 एंड 2 11 22। तो ये आ जाएगा 3/11 एंड 3/11 क्या होता है दोस्तों, 3/11 जो होता है 0.272727। तो 0.27 इट इज नाउ द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। सी दिस क्वेश्चन, the question correct, the statistic department of a college has a batch of 50 students. Of the total number of students in the batch, 22 are boys and the rest are girls. If two students are selected at random without replacement to represent the college in a competition, then find the probability that the first student selected is a boy and the second one selected is a girl. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट का पॉज देता हूँ, आप जल्दी से करके इसको बताओ। तो होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 50 स्टूडेंट का बैच है एंड बॉयज है 28, तो गर्ल्स कितनी हो गई, ये हो गई
22, 22 गर्ल्स हो गई, ठीक। तो अब करा 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट स्टूडेंट सेलेक्टेड इज ए बॉय। तो पहला स्टूडेंट बॉय होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, टोटल 50 है और तो 10, तो 28/50 होगा बॉयज का। सेकंड कह रहा है कि गर्ल होनी चाहिए, तो गर्ल की कितनी है, 22 है, और नंबर एक कम हो जाएगा। अब एक पहला बॉयज अगर आउट हो गया तो अब टोटल नंबर कम हो जाएगा 49, तो ये होगा। तो अब इसको कर लो सॉल्व, ये हो जाएगा 211 225। एंड नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे फिर, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49। ये हो गया 44 डिवाइडेड 175। तो 44 डिवाइडेड 175 अगर हम कर लें कितना आएगा, 44 डिवाइडेड 175, ये आएगा 0.25, 0.25। ओके, दैट इज द आंसर। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है, रोहित वांट्स टू क्रिएट ए 4-digit न्यूमेरिकल पासवर्ड for his mobile phone. In how many ways can he create a 4-digit numerical password between 4000 and 10,000 with digit 202345 if no digit is repeated? आंसर आपको दिख रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 4 डिजिट का पासवर्ड बनाना है 4000 से लेके 10,000 के बीच में, यानी 4000 से ऊपर होना चाहिए और 9999 तक होना चाहिए। ये है रेंज होगी इसकी, 4001 से लेके 9999, और ये नंबर डिजिट यूज करने 023456 और कोई डिजिट रिपीट नहीं करना है। चलो बताओ कितने टाइप से पासवर्ड क्रिएट हो सकता है, पॉज करो और सॉल्व करो। होप आपने कोशिश किया होगा। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 4 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, तो हम 4 प्लेसेस लेंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, और हमें रखनी है डिजिट, जो हमें जो वैल्यू रखनी है वो 4000 से ऊपर रखनी है। तो हमें जो ये वाला प्लेस है, फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या हम रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते, हमें 4000 से ऊपर रखनी, तो 2 भी नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते, 4 रख सकते हैं। तो 4 एंड 5 एंड 6 3 ऑप्शन है हमारे पास इस प्लेस के लिए, तो यहाँ पे हो गया 3 ऑप्शन। सेकेंड पोजीशन के लिए अब हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, इसमें से हम अगर एक डिजिट यहाँ रख देंगे तो हमारे पास बचेंगे 6 में से 5, तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 ऑप्शन। नेक्स्ट पे आपके मिलेंगे 2 डिजिट, आप जब रख देंगे तो आपके पास बचेंगे, टोटल 6 हैं तो 4 ऑप्शन, और इसके बाद बचेंगे 3 ऑप्शन। तो कितना हो गया टोटल, 5 चौक को 20 या 60 या 180, टोटल 180 नंबर बनेंगे। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, इसी को बेस्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है सिलेक्शन ऑफ द डिजिट आर विल अकर साइमल्टेनियसली। डिजिट हम सेलेक्ट करेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, ऑर्डर मैटर करेगा, पासवर्ड बनाना है तो ऑर्डर मैटर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 टीम मेंबर इंक्लूडिंग ए कैप्टन, वाइस कैप्टन एंड ए कोच सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल when the captain is to sit on one side of the coach and the vice captain on the other side। मतलब 6 लोगों की टीम है जिसमें एक कैप्टन है, एक वाइस कैप्टन है, एक कोच है। तो इन लोगों को एक राउंड टेबल के में बैठना है, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, जब उनकी पोजीशन ऐसे दी कि सीट अराउंड, सो व्हेन द कैप्टन इज टू बी सीट ऑन द वन साइड, कैप्टन जो है एक साइड बैठेगा कोच की, ये है कैप्टन, ये है कोच, और एक है वाइस कैप्टन। मतलब ये तीनों इस तरीके से बैठ सकते हैं, कैप्टन जो है कोच और वाइस कैप्टन के बीच में बैठेगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, कितने तरीके की बताइए। वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए। तो होप आपने ट्राई किया होगा। अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो इसमें जो होंगी ये सर्कुलर, इसमें जगह फिक्स कर गया, तो अब हमारे पास बच गई, टोटल 6 है तो 3 प्लेसेस बच गई। ठीक है, 3 प्लेसेस बच गई, तो 3 प्लेसेस पे हम 3 लोगों को कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कितना होगा 6। अच्छा, फिर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, वाइस कैप्टन को इधर कर दें और कोच को इधर बैठा दें, तो हमें फिर से मिल जाएंगे, कोच इधर हो गया और वाइस कैप्टन इधर हो गया, तो ये अरेंजमेंट फिर से फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, यानी कि ये फिर से 6 हो जाएगा, तो टोटल 12 वेज से बैठ सकते हैं। ठीक है, 12 विल बी द आंसर। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसमें फिर सेलेक्ट स्टेप पूछा है, कौन से स्टेप आपने सेलेक्ट किया,
सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर विल अकर साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट, ऑर्डर मैटर करेगा, तभी तो हमने ऑर्डर चेंज किया फिर वाइस कैप्टन और कोच का। तो यहाँ पे दोस्तों ये पेपर खत्म होता है और हमने एक क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर लिया। अपने आप को कांग्रेट्स करिए, थैंक यू करिए। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ पर बने रहें, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। सपोर्ट करिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।